हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। ये आपकी होने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन एनबीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो इसी के साथ साथ आप लोगों को आज के सेशन में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों को एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, क्या क्या आपको एग्जाम देते वक्त ध्यान में रखना है, किस तरह आपको पेपर को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने ये नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस की ई बुक को गो थ्रू नहीं किया होगा या फिर आपने परचेस नहीं किया होगा तो आप इसे परचेस कर सकते हो। इसे परचेस करने का आपको फ़ायदा इसलिए क्योंकि इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कवर अप होती है एक जगह पर, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया हुआ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पर है और सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आपको क्विक रिविजन करनी है, ज़्यादा कहीं पे इधर उधर कुछ चीज़ें नहीं ढूंढना चाहते हो तो एक ई बुक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सफिशिएंट रहेगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए। सो आपको इसको एग्जाम से पहले डेफिनेटली गो थ्रू करना होगा सो दैट आपका कम समय पे काफ़ी सारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, सो ये एक ई बुक आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ। इसके अलावा रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक नॉन टेक्निकल का मैराथन प्रोवाइड किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। ई बुक भी अवेलेबल है, जो भी चीज़ कन्वीनियंट है आप ले सकते हो। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ये मैराथन भी अगर आप आपकी एग्जामिनेशन से पहले अगर देखकर जाते हो तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर अप करवाए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड जीके रिलेटेड। तो अगर आप ये भी देखते हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सो ऑल इन ऑल मेरा ये कहना है कि एक नॉन टेक्निकल की जनरल अवेयरनेस की ई बुक आपको गो थ्रू करनी है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल की जो मैराथन मैंने प्रोवाइड की थी वो भी आपको एक बार पढ़कर जानी होगी। इसके अलावा जैसे जैसे को हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को मैं और भी चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सी डोम सिस्टम, अ नावल वर्जन ऑफ द आयरन डोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने आयरन डोम के नौसेनी संस्करण सी डोम प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सो ये इजराइल ने किया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम एंड करेंसी है इजरायली न्यू शकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड। आंसर हो जाएगा इसका टूटिकोरिन। तमिलनाडु में जो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। 2022 का आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कौन से कंट्री ने जीता है। सो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2022 का विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने इंग्लैंड को हराकर जीता ये खिताब। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पर हुआ था? ये न्यूजीलैंड में हुआ था, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रॉकेट सिस्टम वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनाका MK1। ठीक है, कौन सा रॉकेट सिस्टम है जो कि सक्सेसफुली टेस्ट किया गया डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी द्वारा? तो वो है पिनाका MK1। ठीक है, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा डिजिटल संसद ऐप। ये डिजिटल एप्लीकेशन जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस अ स्पेशल स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, त्रिपुरा। सो त्रिपुरा स्टेट में जो है स्पेशल स्कीम लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर आप एनबीसीसी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप लोगों का एग्जामिनेशन अब बहुत ही नियरेस्ट है, तो आप लोगों को जैन से लेके अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर आने इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को मेंशन किया हुआ है करंट अफेयर, तो आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने जन से लेके अप्रैल तक सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए हैं, वीडियो के फॉर्म में भी एंड ई बुक के फॉर्म में भी। आपके पास जो भी है, जिस वे से भी आप पढ़ना चाहते हो, बट ज़रूर पढ़कर जाना है, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। सो ये आप ये स्लाइड पे देख सकते हो, यहाँ पे जैन फेब मार्च का इंडिविजुअल एंड कंबाइन ई बुक भी अवेलेबल है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ तो अप्रैल का रिसेंटली मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर अप की है। तो ये चारों मंथ के करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर पढ़कर जाइएगा। इसके अलावा एप्टीट्यूड का भी मैंने सेशन अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया आप लोगों के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो भी जाकर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर अप करवाया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर आफ्टर दिस सेशन वो देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन 2022। सो एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जा रही है, तो इंडिया का रैंकिंग पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 136 रैंक कर रहा है इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसके अलावा अगर आपको टॉप की बात की जाए तो फिनलैंड ने टॉप किया है, ठीक है, 5वीं बार कंटिन्यूसली। इसके अलावा अगर लीस्ट में पूछा जाए तो वो है अफगानिस्तान, सबसे नीचे आता है अफगानिस्तान, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्या बालन हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। जब भी हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो रैंकिंग ज़रूरी नहीं, मैंने हैप्पीनेस पढ़ा है तो आपको हैप्पीनेस रिपोर्ट ही आएगा, लेकिन पिछले कुछ मंथ में जो भी रैंकिंग रिलीज़ हुई है वो आपको ध्यान में रखनी है, जो भी एम्बेसडर्स रिलीज़ हुए वो आपको ध्यान में रखने हैं, जो भी अपॉइंटमेंट हुई है वो सारी ध्यान में रखनी है। इसी वे से मैंने ये चारों मंथ के करंट अफेयर में पढ़ाया है आप लोगों को, तो नॉट नेसेसरी कि जो हम पढ़ रहे हैं वही हमें देखने मिलेगा। मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, लेकिन आप लोगों को करंट अफेयर के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मिलेगा। इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ मैं कि आप लोगों को एक बार 4 मंथ के गो थ्रू करना होगा करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो भी पिछले मंथ में जो भी रैंकिंग हुई है वो सारी मैंने बताई है, जो अपॉइंटमेंट हुई है वो मैंने बताई है, जो एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए वो सारे मैंने बताए। अगर आप वो गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन या फिर जिस भी टॉपिक आए वो टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये सारे सेशंस गो थ्रू करना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट होक जायंट वाज रिसीव इन विच स्टेट। आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। सो इंडिया का ये पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट है, ठीक है। आपको FSRU का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज F स्टैंड फॉर। सो वो है फ्लोटिंग। होक जायंट ये जो है ये कौन सी स्टेट में रिसीव हुआ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट डिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट इन बोध गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टैचू। सो इंडिया का ये लार्जेस्ट डिक्लाइनिंग स्टैचू है जो कि बोध गया में इससे बिल्ट किया जा रहा है। सो ये इस स्टैचू की जो लेंथ है वो कितनी है ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा 100 फीट लॉन्ग। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 फीट लॉन्ग है ये। और अगर इसकी हाई में बात की जाए तो 30 फीट हाई है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट टू गेट अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹645 करोड़। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है जहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है 645 करोड़ में वो जो है वो बिल्टअप होगा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है होलंगी 15 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर जो है वहाँ पे ये जो है बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है 645 करोड़। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड अ वैक्यूम क्लीनर। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। सो आंसर है इसका ऑप्शन ए, जुपिटर। सो कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसे
वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जुपिटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे वैक्यूम क्लीनर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज सक इन अ लॉट ऑफ कॉमेट्स ड्यू टू विच लाइफ स्टिल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आपको कलर्स ऑफ प्लैनेट पूछा गया तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई है। मर्क्यूरी जो है ग्रे एंड स्लाइटिश ब्राउनिश कलर का होता है, विनस जो है वो पेल येलो का होता है, अर्थ ब्लू विद व्हाइट क्लाउड्स, मार्स जो है वो मोस्टली रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जुपिटर ऑरेंज एंड वाइट बैंड्स के साथ होता है, सैटर्न जो है वो पेल गोल्ड का होता है, यूरेनस ग्रीन कलर का होता है, नेपट्यून जो है वो पेल ब्लू का होता है एंड प्लूटो जो है वो प्लैनेट में नहीं आता है, वो ड्वार्फ प्लैनेट है तो वो लाइट ब्राउन कलर का है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ फैक्ट्स बताई है प्लैनेट के बारे में। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है, जैसे कि अगर बिगेस्ट प्लैनेट पूछा गया तो वो जुपिटर है, बिगेस्ट सैटेलाइट पूछा गया, बिगेस्ट ब्लू प्लैनेट पूछा गया, ग्रीन प्लैनेट पूछा गया, या फिर आपको क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम पूछा गया, इवनिंग स्टार पूछा गया, फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन पूछा गया, या फिर फास्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम पूछा गया। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अर्थ ट्वीन पूछा गया तो विनस को बोला जाता है। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार पूछा गया तो अगेन वो विनस को कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा गया तो अगेन वो विनस को कहा जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। आपको अगर प्लैनेट्स के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। पढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, न्यूटेलेंट जनरल पांडे हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द डैश टू बिकम द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। सो जो मनोज पांडे है जो कि पहले ऑफिसर है जो कि एक इंजीनियर कॉर्प है जो बने हैं आर्मी के चीफ, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर ये भी पूछा गया कि न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन अपॉइंट हुए तो वो है मनोज पांडे, ये ध्यान में रखना है। और ये पहले ऐसे इंजीनियर कॉर्प है ऑफिसर जिन्हें अपॉइंट किया है एज अ आर्मी स्टाफ। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन रॉकेट इंजन। रॉकेट के इंजन में इनमें से कौन सा फ्यूल है जो कि यूज़ किया जाता है तो वो है लिक्विड हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको पूछा गया कि वाटर को कूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर में क्या यूज़ किया जाता है तो वो होता है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर को कोल्ड रखने के लिए लो रिएक्टिविटी करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें रॉकेट इंजन की बात की थी तो आपको ध्यान में रखना है लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्हें पहला लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ अ शॉर्टेस्ट डे। कौन सा प्लैनेट इनमें से जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डे माना जाता है तो वो है अर्थ। हमें ऑप्शन में दिया था अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी एंड विनस, उसमें से अर्थ जो है उस पर शॉर्टेस्ट डे जो है वो माना जाता है। अर्थ जो है 24 आवर्स का एक डे होता है, बट बाकी अगर बात की जाए मार्स की तो मार्स में होता है 24 आवर्स का डे। मर्क्यूरी की बात की जाए तो मर्क्यूरी पे होता है 1408 आवर्स का डे एंड विनस की बात की जाए तो होता है 5832 आवर्स का डे। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक चार्ट मेंशन किया है जिसमें आप देख सकते हो डे की लेंथ कितनी है पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ। ओके, सो अर्थ हैज़ द शॉर्टेस्ट डे दैट इज 24 आवर्स। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। अगर ओशन की डेप्थ को हमें मेजर करना है तो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं वो है फैथोमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमें ओशन की डेप्थ को मेजर करना है कि वो ओशन कितने डेप्थ है तो हम वो फैथोमीटर से उसे मेजर करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एनीमोमीटर की बात की जाए तो इट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड। इसके अलावा अगर बैरोमीटर की बात की जाए तो वो होता है मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंडीशन।
ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही रिकमेंड किया था कि एक इंडियन जीके की हमने जो ई बुक बनाई है उसको आप गो थ्रू कीजिए बिफोर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं इसके लिए 2 या 3 स्लाइड्स काफ़ी सारे मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो उतने तो डेफिनेटली आपको याद नहीं होंगे, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट वन आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। और वो जीके की जो ई बुक बनाई है ना वो तो काफ़ी अच्छी बुक है। आप जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए वो एक क्विक रिवीजन है और एक बेस्ट बुक है, तो आप वो ज़रूर गो थ्रू कीजिए बिफोर दिस एग्जामिनेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच कंट्री टुक ओवर द G7 प्रेसिडेंसी। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जर्मनी। G7 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, जिसमें आता है US, कनाडा, जापान, फ्रांस, UK, इटली एंड जर्मनी। सो G7 का जो प्रेसिडेंसी इस साल का था 2022 का, वो जर्मनी ने टुक ओवर किया था। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ए, शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। मतलब कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है इंडिया का, तो वो है उनका एज 35 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 63 के अंडर में आता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एम वेंकैया नायडू, जो कि 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट है उनके लिए कितना मिनिमम एज रिक्वायर्ड है ये मैंने इस चार्ट में मेंशन किया है। ये सेम चार्ट आपको मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में दिखा होगा एंड मेरे इंडियन जीके के ई बुक में भी ये अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवाती हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में ये रिपीटेडली पूछा भी जाता है। सो आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्बिनेशन में ध्यान में रख सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात की जाए तो मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर। अगर एमपी और एमएलए की बात की जाए तो 25 ईयर्स, एमपी एंड एमएलसी की बात की जाए तो 30 ईयर्स, जज, सुप्रीम कोर्ट का एंड यूनियन कमीशन का मेंबर अगर बनना है तो 65 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ओके। एंड अपर एज लिमिट फॉर द हाई कोर्ट एंड स्टेट कमीशन इज 62 ईयर्स। पंचायत के लिए मिनिमम एज जो है उस मेंबर की 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड म्यूनसिपैलिटी के लिए भी 21 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज, ओके। सो ये था ओवरऑल ओवरव्यू मैंने दिया आप लोगों को, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है उसकी मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को अगेन एक और बार रिकमेंड करना चाहती हूँ मैथ्स की मैराथन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब मैथ्स का एप्टीट्यूड का सेशन आपको प्रोवाइड किया था तब आपको कहाँ ही था, और जिन भी लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली आप ये एग्जामिनेशन उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक बताया है। सारे फार्मूला, सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा होगा, आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो इस मैराथन को। जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है, अभी टाइम पे आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको स्पेसिफिकली कोई भी टॉपिक इसमें से पढ़ना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्टिकुलर उन टॉपिक की लिंक प्रोवाइड की है एंड उस लिंक के हिसाब से भी आप देख सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो, ई बुक से पढ़ना चाहते हो, तो आप ई बुक भी परचेस कर सकते हो, ओके। सो मैथ्स के लिए भी मैंने आप लोगों का जो भी शॉर्ट टाइम में मैं जितना बता सकती हूँ मैंने उतना बताया। जनरल अवेयरनेस का भी मैंने आप लोगों को बताया इतना शॉर्ट नोटिस पे। उसके बाद जो रीजनिंग का है, रीजनिंग आप लोग कर लोगे एंड इंग्लिश सिंपल है। इंग्लिश में ज़्यादा आप लोगों को, जब भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तब हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज़्यादा वक्त नहीं देना है, क्योंकि हम जब ज़्यादा सोचने लगते हैं तब इंग्लिश हम गलत कर देते हैं। जो 1 स्ट्रोक आंसर आपको लगता है पढ़ने के बाद कि ये एक्यूरेट है, वो मार्क करना है और आगे मूव ऑन करना है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा और करेक्ट करते करते रॉन्ग मार्क करके आते हैं। फिर घर पे आने के बाद हमें रिग्रेट होता है, मैंने जो पहले सोचा था वही करेक्ट था। इसीलिए ज़्यादा समय इंग्लिश पे स्पेंड नहीं करना है। जो 1 स्ट्रोक क्लिक होता है वो मार्क करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनास्टी। आंसर हो जाएगा बिंबिसारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध का जो हरियंका डायनास्टी था उसके जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसारा। इसके अलावा मगध रीजन की जो भी डायनास्टीज है जैसे कि नंदा, मौर्यन, सुंगा एंड कानवा, इनके फाउंडर्स मैंने मेंशन किए। उनका पीरियड मतलब उनका जो
समय था उस समय पे वो डायनास्टी थी, वो भी मैंने मेंशन किया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डायनास्टीज़ है इंडिया की, कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, बाकी सारी चीज़ें आपको वो इंडियन जीके के ई बुक में मिल जाएंगी। मैंने सेम चीज़ें प्रोवाइड की है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी डिटेल है, सो इसलिए मैंने आपको काफ़ी बार बोला है मैंने कि आप वो एक बार गो थ्रू कीजिए, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे एक ही जगह पर मिल जाएगी, ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप जैसे कि यहाँ पर दे सकते हो, डायनास्टीज ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो राष्ट्रकूटा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। देन पाला चोला डायनास्टी पूछा जाता है। स्लेव डायनास्टी के फाउंडर भी पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनास्टी के फाउंडर है। खिलजी पूछा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनास्टी का भी पूछा जाता है, गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो फाउंडर थे तुगलक डायनास्टी के। लोधी डायनास्टी भी पूछा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट डायनास्टीज है जिसके आपको फाउंडर पता होने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन Constitution has provision related to salaries and emoluments of President, Governor, Chief Judge, Auditor General, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड स्केड्यूल। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है 12 स्केड्यूल है, और इसमें जो सेकेंड स्केड्यूल है उसमें सैलरी एंड एमलमेंट्स जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सैलरी और एमलमेंट्स की बात की जाए तो वो सेकेंड स्केड्यूल में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये सेम चार्ट अगेन आप लोगों के लिए मेंशन किया है, वीडियो पॉज करके आप रिवाइज कर सकते हो कि कौन से स्केड्यूल में किसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डैश ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। आंसर हो जाएगा पार्ट 4A में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 स्लाइड में मैंने पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 25 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12 शेड्यूल में से डिवाइड किया गया है, विच एनकम्पास 448 आर्टिकल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड देन केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि 25 पार्ट्स है, 12 स्केड्यूल है, 448 आर्टिकल्स है, और इसे अडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया इन 1950 में। इसके अलावा यहाँ पे पार्ट्स मेंशन है, कौन से पार्ट में किसके बारे में बताया गया और वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये सारी चीज़ें 2 स्लाइड्स में गिवन है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज। आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो वो वॉशिंग सोडा को बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो वो कॉस्टिक सोडा को बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने चार्ट अगेन मेंशन किया है फिर से, जिसमें आप केमिकल नेम और कॉमन नेम पढ़ सकते हो। ड्राई आइस को बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लाफिंग गैस को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, लाइम वाटर जो है काफ़ी बार पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड लाइमस्टोन भी पूछा जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ या फिर जो भी चीज़ें आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, तो ये आपने पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनेशन में वो पूछी जाती है, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट वाज बोरो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आयरलैंड। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ये चीज़ हमने बोरो की है, ठीक है। सो ये कौन से कंट्री से हमने ये चीज़ बोरो करके लाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आयरलैंड से। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि हमने आयरलैंड से बोरो की है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसके अलावा और भी बाकी सारी कंट्रीज से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की, आपको 2 जगह मिलेगा। एक तो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन जीके का ई बुक है, उसमें तो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है। और एक और मैंने मैराथन आपको बोला है कि एक मैराथन मैंने बनाई थी रिसेंटली कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने जनरल अवेयरनेस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पढ़ाया है। उसमें भी मैंने वो टेबल बताया है कि बाकी सारी कंट्रीज से भी हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा जो मैंने रिकमेंड किया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। बट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के फाउंडर थे। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे साइड में आप लोगों कुछ फाउंडर्स और कुछ सभा और कुछ समाज के जो फाउंडर्स है उनकी लिस्ट मैंने मेंशन की है, तो वो आप पढ़ सकते हो,
ठीक है, कब उसे फाउंड किया, कहाँ पर उसे फाउंड किया गया और कौन उसका फाउंडर है। सो ये सारी चीज़ें मेंशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच द रिजोल्यूशन फॉर द मूवमेंट वाज पास्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन बिलो इज आर करेक्टली मैच्ड। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच है। सबसे पहले बात की जा रही है, पहला मूवमेंट जो है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका आंसर है नागपुर सेशन। सो ये करेक्ट है, ये नागपुर सेशन का था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसका कराची सेशन दिया, ये भी करेक्ट है। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है वो कलकत्ता सेशन है, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों जो है यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पेयर है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इज प्रेजेंटेड बाय द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अबेल प्राइज जो है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। सो आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन से कंट्री के किंग के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है, तो वो है नॉर्वे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज रिलेटेड टू हॉकी। आंसर हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी जो है इसमें से, जो कि हॉकी के लिए दी जाती है, वो हॉकी से रिलेट करती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉट नेसेसरी आपको ये सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब कि ट्रॉफी बेस में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था कि रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेट करती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। उसके अलावा थॉमस कप वो जो है वो किस पे दिया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉजेज डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनीमिया होता है जब भी आयरन की डिफिशियंसी अगर कमी हो जाती है तो। सो अनीमिया हो जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साइड में एक टेबल दिया मैंने कि आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया होता है, देन आयोडीन की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन C की कमी से क्या होता है, विटामिन D की कमी से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैं कह रही हूँ, मैंने एक एक क्वेश्चन जो है उस टाइप का लाया है। नॉट नेसेसरी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो सेम दिखने मिलेगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि उसके आसपास उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर अप किया है। मैं बताना चाहती हूँ कि और कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। ठीक है, वो आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे हमें पूछा है कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में है ADB का हेडक्वार्टर। उसी तरह आपको कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्यूलिप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि ड्यूलिप ट्रॉफी ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती है। इसके अलावा कोई भी ट्रॉफी पूछी जा सकती है, तो ये क्रिकेट से रिलेट करती है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसी तरह कोई और भी पूछी जा सकती है। देन द टर्म एस्ट्रोटर्फ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। आंसर हो जाएगा हॉकी। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है गेम्स को लेकर, तो इस तरह आपको कोई भी पूछी जा सकती है। जैसे हॉकी का भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको वॉलीबॉल का पूछा जा सकता है, आपको टेनिस की कोई टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको कहीं सर्च नहीं करनी है, सिंपल इंडियन जीके का बुक गो थ्रू करना है, सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो अगर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछा गया, सो ये कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे क्या पूछा आपको कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है, तो वो स्ट्रैटोस्फीयर में होती है। आप साइड में एक इमेज है वहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। एक तो इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये कुछ किलोमीटर्स के फॉर्म में भी इसको पूछा जा सकता है कि 50 किलोमीटर्स तक की कौन सी लेयर होती है। ठीक है, सो मैंने एक इमेज बताई है, उसके फॉर्म में आप चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। स्ट्रैटोस्फीयर जो होती है उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो ये जो है ये अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर की इमेज है। इस इमेज को आपको आपके माइंड में कैप्चर करके रखना होगा। इफ़ क्वेश्चन आता है कोई एटमॉस्फेयर लेयर से तो आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, देन है 49 पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। आंसर हो जाएगा USA एंड कनाडा। सो ये जो 49 पैरेलल बाउंड्री लाइन है, ये कौन से दो कंट्री की बाउंड्री लाइन है, तो ये है USA एंड कनाडा की। इसके अलावा आपको कोई भी मतलब जो इंडिया से कनेक्टेड है या फिर अदर कंट्री से रिलेटेड जो भी बाउंड्री लाइन्स है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि 49 पैरेलल ही आएगा।
ठीक है। उसके बाद है हु इन्वेंटेड एक्सरे, एक्सरे को किसने इन्वेंट किया, तो W.K. रॉन्टन जो है उन्होंने एक्सरे को जो है इन्वेंट किया है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, वो 8 इंडियन स्टेट्स से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। सो यहाँ पे साइड में मैंने मेंशन भी किया है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट इन इंडिया, और वो कौन सी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और उनमें से भी जो पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट आती है उन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है वो भी मेंशन किया है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज डैश। सो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहा जाता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस को कहा जाता है। तो ओलॉजी पे भी क्वेश्चन आते हैं एंड ओलॉजी की लिस्ट भी मैंने बताई है। सो ओलॉजी भी आपको पढ़नी होगी। यहाँ पे पूछा था एंथ्रोपोलॉजी, इसलिए आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पे हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी किया है कि आपको क्या क्या चीज़ें, अभी जो जितना भी टाइम आपके पास बचा है उस टाइम में आपको क्या क्या करना है। आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने बताई है अगर आप वो एक बार गो थ्रू करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदेमंद रहेगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ई बुक को गो थ्रू करना है, एक बार सारे 4 मंथ के करंट अफेयर्स को आप लोगों को गो थ्रू करना है, मैथ्स की मैराथन को एक बार आप लोगों को ओवरलुक करना होगा। इसके अलावा इंग्लिश के लिए आप लोगों को मैंने कहा है कि ज़्यादा टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप स्पेंड नहीं करोगे और रीजनिंग को प्रॉपरली लॉजिकली सॉल्व करना है। सो आप लोगों का जो नॉन टेक्निकल का जो भी 30 मार्क का पोर्शन है वो इजीली निकल जाएगा। कामली पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो वो एक्यूरेट सॉल्व करो। और ये बात ध्यान में रखनी है, आप लोगों को जितना भी एग्जामिनेशन में आता है उसमें आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखोगे क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम पेपर में जितना भी सॉल्व करेंगे, चाहे फिर वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, हम दोनों में एक्यूरेसी को मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होगा या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली मैं आपकी चीज़ जो भी है आप वो चाहते हो वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अपकमिंग कौन सी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो दैट फॉर आपकी जो भी एग्जाम है उसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।